Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are going to start with our first chapter of history and that is how, where and when. Now in this chapter everything is based on dates. Dates, very boring, right? आप लोग बोलोगे मैम यहाँ पे तो फ्रेंड्स की बर्थडे भी याद नहीं रहती तो हम हिस्ट्री के इतने सारे डेट्स कैसे याद रखते हैं? But yes, in this chapter we are going to know about the dates which historian gave the importance to it. Here there are some topics which we are going to know and that are importance of date, which dates are most important, how to periodize, about colonial period, and at the last we are going to know how we know. How we know का मतलब है हमें history कैसे पता चले. लाइक ऐसा तो था नहीं कि हम लोग एक दिन सो रहे थे फिर सुबह उठ के हमें पता चला कि भाई हिस्ट्री में तो ऐसी सारी चीज़ें हो रखी थी, ये हुआ था, वो हुआ था. नो, वी गॉट टू नो बिकॉज हमारे पास ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स थे. सो बेसिकली ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू नो इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. Here our first topic is how important are dates. Dates हमारे लिए इतने important क्यों है? अगर मैं आपको पूछूं तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये वाले डेट पे तो मेरा बर्थडे आता है, ये वाले मेरे फ्रेंड का बर्थडे आता है, फिर ये डेट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑन दिस डेट मेरा तो फेवरेट फेस्टिवल है, होली, दिवाली, राइट. सो डेट से हमें ये पता चलता है कि भाई आज के दिन ये हुआ था. सो दैट इज व्हाट वी कॉल डेट्स. बट पहले के टाइम पे अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरियंस ने डेट्स को इम्पोर्टेंट देखी. Debates were held about the dates on which ruler were crowned or battle were fought. मतलब उस टाइम पे डिबेट्स हुआ करती थी कि भाई कौन सा राजा किस दिन पे, कौन से साल पे राजा बना था, एक्चुअल में राजा बना था. क्राउन का मतलब है उसको ताज पहनाया गया था. देन आफ्टर दो राजाओं के बीच में कौन से ईयर में बैटल हुई थी. तो ये सारी चीज़ें हमें डेट से पता चलती है, हमें एक पर्टिकुलर ईयर से पता चलती है. उस टाइम पे हिस्ट्री बहुत सिनोनिम्स थी, मतलब बहुत सारी ऐसी सिमिलर्स डेट थी दैट ये डेट पे ये हुआ था, नेक्स्ट कोई दूसरी जगह पर ये डेट पे ये भी हुआ था. सो देर आर द डेट्स विच वी कैन से दैट दे ऑल आर मोस्ट सिनोनियस. नेक्स्ट पॉइंट, हिस्ट्री शोज अस द चेंज अकर ओवर द टाइम. मतलब कि टाइम पास होने के बाद कुछ साल बाद सारी थिंग्स में जो चेंजेस आई होती है हमें हिस्ट्री वो बताती है. It is certainly about the changes that occur over the times. Got it? Next is what it shows that how the past was and how the things have changed in present. Basically वो हमें before and after का जो scene होता है, scenario होता है वो दिखाती है. पहले के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, पहले के टाइम पे मोनार्की थी बट अब के टाइम पे many countries में गवर्नमेंट सिस्टम हो गई है, राइट. सो ये जो भी सारे चेंजेस है हमें हिस्ट्री वो बताती है कि पहले ये हुआ करता था, अभी ये है. देन आफ्टर, टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइसली डेट इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. दैट मीन्स कि हम ये नहीं बोल सकते कि भाई पर्टिकुलर टाइम पे यही हुआ था, इस डेट पे यही था. लाइक फॉर एग्जाम्पल हम टी का ही ले लेते. टी यानी कि चाय, हम लोग सब चाय पीते हैं, हमारे दादा चाय पीते हैं, राइट. दे आर ऑल ऑब्सेस्ड विथ टी. बट क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये टाइम था, ये डेट था, उसी डेट में सब लोग ने टी पीना स्टार्ट कर दिया था? नहीं. पहले टी आई, फिर लोगों ने उस पर बनाना सीखा, किस तरीके से टी बनती है. देन आफ्टर द टेस्टेड इट, उनको अच्छी लगी, धीरे धीरे सब लोगों ने पीना स्टार्ट किया, मतलब टी पीना स्टार्ट किया. तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो एक टाइम पीरियड था. व्हाट इज टाइम पीरियड? कि भाई इस टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी, स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे उसमें लोगों ने टेस्ट अपना बदला. तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हम एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम, सॉरी डेट, या तो कोई भी फिक्स ईयर नहीं दे सकते. दैट इज व्हाट वी कॉल टाइम पीरियड. सो बेसिकली फ्रॉम डेट्स वी गेट एन एग्जैक्ट फिगर. डेट से हमें एक एग्जैक्ट फिगर पता चलती है. जैसे कि हम अगर अकबर की बात ले लें तो हमें पता है अकबर वाज क्राउन ऑन 1556, राइट. हम ये बोल सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट फिगर है कि अकबर 1556 में राजा बना था. लेकिन हम
इसका एक परफेक्ट फिगर नहीं दे सकते कि भाई लोगों ने इसी टाइम पे इसी दिन पे टी पीना स्टार्ट किया था, नहीं, उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड. गॉट इट एवरीवन? व्हाट is time period and what is the difference between date? So here we got to know that how important are dates. Now moving further to the next topic, that is why to associate history with dates. History को हमें date से क्यों associate करना है, मतलब हमारे लिए इतनी importance क्यों है? So here there was a time when history was an account of battles and big events. History में बहुत सारे राजा थे, राइट, उन लोगों के बीच में बैटल्स हुआ करती थी. नॉट ओनली दैट बट वहाँ पे हिस्ट्री में बिग इवेंट्स भी थी. फॉर एग्जांपल ब्रिटिश का आना, ब्रिटिश का हमारे ऊपर रूल करना. तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती है, हमें डेट से पता चलती है, एक फिगर से पता चलती है, टाइम पीरियड से पता चलती है. सो दैट इज वाई it is important to associate it. Historian wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and everything. Like अगर हम बोले कि भाई अकबर जो था, he was born in 1542, then after वो राजा बना 1556 में, उसकी डेथ हुई 1605 में. So ये सारी चीज़ें हमें पता चल रही है because we have the perfect year. हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने हमें बताया था, बुक्स में मेंशन होता है, तो वो सारे बुक्स रीड करके हमें पता चल रही है कि भाई हिस्ट्री में ये साल में ये इवेंट्स हुआ करते थे. Then after, not only that, historian look at how people earn their livelihood, what they produce and eat, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread. So basically ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलती है. पहले के टाइम पे लोग कैसे रहते थे, आपके पास तो हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, वी आर लिविंग इन बंगलोज देन आफ्टर फ्लैट्स, हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, टीवी है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हमारी टाइम पास करने के लिए, राइट. बट पहले के टाइम पे तो ऐसा था नहीं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिसिटीज़ भी नहीं थी. तो वो लोग कैसे रहते थे, तो ये सारी चीज़ें पता चलती है उन लोगों की बुक्स रीड करके जो उन्होंने लिखी होती है, बायोग्राफी हम जिसको बोलते हैं. फिर वो लोग क्या खाते थे, उस टाइम पे पिज़्ज़ा तो था नहीं कि वो लोग पिज़्ज़ा कट डोमिनोज में जाके पिज़्ज़ा खाते, राइट. तो ये सारी चीज़ें पता चलती है. सिटीज़ डेवलप्ड एंड मार्केट्स केम अप. धीरे धीरे लोगों ने सिटीज़ डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स. जैसे कि मुगल के टाइम पे मीना बाज़ार हुआ करता था, राइट. तो ये सारी चीज़ें होती थी पास्ट में. दिस इज व्हाट वी कैन से द टाइम पीरियड. तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड. ऐसा तो था नहीं कि भाई एक ही दिन में सब कुछ हुआ हो गया था, धीरे धीरे ये सब हुआ था. स्लोली ऑल द इवेंट्स टुक प्लेस वन बाय वन. एक क्रोनोलॉजी हुआ करती थी. तो इस चीज़ को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टाइम पीरियड. मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विच डेट्स. कौन से डेट हम याद रखें. हिस्ट्री में तो भाई बहुत सारी डेट्स है, यहाँ पे ये सारी डेट्स तो कैसे याद रखे हम लोग. बट हिस्टोरियंस ने वो डेट पे ज़्यादा फोकस की थी जो एक इवेंट पर बेस्ड थी. डेट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. कोई भी एक इवेंट ले ले, जैसे कि अकबर की शादी हो रही है, चलो हम लोग वो इवेंट को ले लेते, तो वो कौन से साल में शादी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया. क्यों? बिकॉज हम लोग वो ही ईयर पे फोकस ज़्यादा किए जा रहे हैं. In the same way, if we focus on study changes, if we begin to look at new issues, a new set of date will appear. मतलब कि अगर हम लोग कोई दूसरा इवेंट चेक कर रहे हैं, दूसरा इवेंट पे स्टडी कर रहे हैं, तो वो डेट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई. क्यों? बिकॉज हम अभी अकबर की शादी से उठ के कोई दूसरा इवेंट को फोकस कर रहे हैं, तो वो इवेंट हमारे लिए फोकस हो गई. For example, the rule of each governor general were important. This history begins with the ruler of the first Governor General, Warren Hastings, and ended with the last Viceroy, Lord Mountbatten. मतलब कि यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे, दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग. एंड बीच में बहुत सारे दूसरे गवर्नर जनरल्स आए थे, बट लास्ट जो थे दैट वाज सर लॉर्ड माउंटबैटन. अभी हम लोग ये बोलते हैं कि भाई
ब्रिटिशर्स जो थे अगर वो इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे तो वो वही इवेंट पे ज़्यादा फोकस मारेंगे कि उन लोगों ने क्या किया। जैसे कि हम लोग अभी इनके ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग है, देन आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन है। तो वो लोग वही चीज़ पे इम्पोर्टेंट करेंगे कि इनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, इनके पॉलिसीज़ क्या थे, इन लोगों ने क्या अचीवमेंट किया था। How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian history? In the process, we focus only on those events that help us to give shape to stories we are telling. मतलब कि हम लोग जो स्टोरी दूसरों को सुनाना चाहते हैं वो ही चीज़ पे हम फोकस करेंगे। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग हमें ये सुना रहे कि भाई हमारे जो गवर्नर जनरल से उन लोगों ने क्या अचीवमेंट किया, तो अभी हम लोग वो सुन रहे हैं। So that is what we call a focus. Here you can also see the pictures which I have mentioned of Warren Hastings and Lord Mountbatten. Moving further to the next topic, that is how do we periodize. हम लोगों ने periodize कैसे किया था history को. In 1817, James Mill, a Scottish economist, wrote a book, A History of British India. मतलब कि 1817 में स्कॉटिश के इकोनॉमिस्ट थे, जेम्स मिल था और नाम उसका। उन्होंने एक बुक लिखी थी और वो बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में रूल करते थे उस टाइम में इंडिया कैसा था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी। He also divided Indian history into three parts: Hindu, Muslim and British. हिंदू रूलर्स, देन आफ्टर मुस्लिम के जो रूलर्स थे वो, ब्रिटिशर्स आने के बाद का पीरियड। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में डिवाइड कर रखी थी। Mill thought that all Asian society were at lower level of civilization than Europe. उनके हिसाब से यूरोप के कंपेयर में जो भी एशियन सोसाइटीज थे, जितने भी एशियन कंट्रीज आती है, वो सारी अनसिविलाइज थी। फर्दर उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे उनके आने के पहले इंडिया जो था वो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राजाओं के बीच में डिवाइड हो रखा था। यहाँ पे रिलीजियन इंटॉलरेंस बहुत थी। रिलीजियन इंटॉलरेंस मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स थे, देन आफ्टर दे यूज्ड टू गिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू देयर रिलीजन ओनली। कास्ट टैबूज बहुत थी, मतलब कि ऊंची कास्ट वाले नीचे कास्ट वाले उन दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ करती थी। मतलब वी ऑल नो दैट नीची कास्ट वाले को बहुत इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। देन आफ्टर सुपरस्टिशंस यानी कि अंधश्रद्धा, तो ये सारी चीज़ें इंडिया में हुआ करती थी। As per his thought, it was necessary to introduce European manners, art, institution and law in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. जेम्स जो थे उनका ये भी मानना था कि भाई हमारे बिना जो इंडिया है उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगर हम हमारे जो भी यूरोपियन मैनर्स है वो इंडिया में नहीं लाएंगे तो उनका कोई ग्रोथ नहीं है, वो ऐसा मानते थे। फर्दर उन्होंने इंडिया को, इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में, दूसरे थ्री पार्ट्स में भी डिवाइड किया था। दैट वाज एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। वी ऑल नो दैट ये सारी चीज़ें हम लोग ने 6 मंथ स्टडी की थी। एंशिएंट पीरियड हम किसको बोलते हैं, मिडिवल हम किसको बोलते हैं और मॉडर्न किसको बोलते हैं। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, जो पीरियडाइजेशन था दैट वाज बोरोड फ्रॉम द पास्ट। मॉडर्न पीरियड में पास्ट में से वेस्ट में से सब कुछ बोरो किया था, बिकॉज उस टाइम पे ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ग्रोथ हुई थी। दैट इज साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, जो अभी भी इंडिया में नहीं थी। सो इट वॉज ऑल बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। मिडिवल एक ऐसा टर्म पीरियड है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे मॉडर्निटी नहीं थी, मॉडर्न सोसाइटी अभी तक एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी। सो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर द ब्रिटिश रूल पीरियड एज कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर लोग दूसरे लोग के ऊपर अपना हक जमाना, तो इसी तरीके से ब्रिटिशर उस पीरियड को भी कॉलोनियल बोलते। What did everyone this point? How do we periodize? Now moving further to know that what is colonial. Colonial है क्या? हमारे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड का 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी।
अगर जो सेक्शन ए है वो अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा हक सेक्शन बी के ऊपर डाल रहे, ऐसा होने तो नहीं वाला। आपके लोग तो बहुत स्मार्ट है, सेक्शन बी ऐसा होने तो देंगे नहीं, बट हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, दिल पे मत ले लेना। सो जो सेक्शन ए है वो पूरा हक सेक्शन बी के ऊपर डाल रहे, तो उस चीज को हम लोग बोलोगे कॉलोनियल। When a country establish control over another country, एक कंट्री अपना पूरा हक दूसरी कंट्री के ऊपर डाल रहे, जैसे कि एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, इंडिया में आए और अपना हक जमाने लगे। वो लोग यहाँ पे आए, देन आफ्टर दे कंट्रोल ओवर द लोकल नवाब्स एंड राजास। यहाँ पे उस टाइम पीरियड में जो भी नवाब्स थे, राजास थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन सब के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया। मतलब मैं जो बोलूँगा आपको वही करना है। They established control over the economic and society, collected revenues to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low price, produced crop they needed for export. मतलब कि वो लोग यहाँ पे आए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, बट धीरे धीरे उन्होंने इकोनॉमिक के ऊपर भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। वो लोग क्या करते थे, कलेक्ट रेवेन्यूज, फार्मर के पास से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। देन आफ्टर जो भी गुड्स थे वो फार्मर के पास से जबरदस्ती ग्रो करवाते थे। फूड्स है, क्रॉप है, उनको जो चाहिए वो जबरदस्ती ग्रो करवाते थे। देन आफ्टर दे बॉट इट, वो लोग लो प्राइस में परचेस करते हैं, देन आफ्टर उनकी ही कंट्री में जाके उसी चीज को हाई प्राइस में सेल करते। उनके एक्सपेंस, उनके खर्चे के लिए ये सारी चीजें वो लोग करते थे। क्रॉप्स जो थे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते थे अपने कंट्री में। Not only that, but British ruler brought about in values and taste, custom and practice. वो लोग अपने ही साथ अपनी जो भी वैल्यूज थी, टेस्ट, क्या खाते, क्या पीते, क्या पहनते, कस्टम्स, उनके विचार क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, तो ये सारी चीजें भी वो लोग इंडिया में अपने साथ साथ लाए थे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल कॉलोनियल, मतलब कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर हक जमाना। Moving further to the next topic, that is how do we know. हमें हिस्ट्री में ये सारी चीजें हुई थी, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने रूल किया, तो हमें कैसे पता चला? हमें सपना आया था? नहीं, हमने कुछ रीड किया, राइट। हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने कुछ ऐसा रीड किया कि हमें पता चला, उनके पास ऐसे सोर्सेस थे, उन्होंने रिसर्च किया, उनको सारी चीजें मिली, सो दैट वी गॉट टू नो कि 250 ईयर्स के पहले इंडियन हिस्ट्री क्या थी। द ब्रिटिशर बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, मीन्स उस टाइम पे जो भी इवेंट्स हुआ करती थी, ब्रिटिशर का मानना ये था कि वो सारे इवेंट्स को एक रिटन फॉर्म में मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। मतलब ये सारे जो भी डिसीजन वो लोग लेते थे, इन्वेस्टिगेशन, हर एक चीज़ के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने किया था, सबको दैट वॉज मेंशन इन द रिटन फॉर्म। To preserve important documents and letters, they set up record room attached to all the administrative institution. हर एक चीज को उन्होंने इस तरीके से मेंशन मतलब रिकॉर्ड किया था कि एक रूम भी बनवाई गई थी, सो दैट वहाँ पे वो लोग सेफली सारे अटैचमेंट को रख सके, ताकि इन फ्यूचर जो कोई भी उसको रीड करे, पता चले कि भाई हिस्ट्री में ये सब हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था। विलेज तहसीलदार ऑफिसर, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, प्रोविजनल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट, हर एक लोगों के पास अपना अपना एक रिकॉर्ड रूम था, सो दैट इंडिविजुअली हर एक अपनी अपनी चीज खुद से रिकॉर्ड कर सके। इनफैक्ट वो लोग ने एक आर्काइव्स, म्यूजियम, ये सारी चीज़ें भी बनाई थी, ताकि उसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है, वो स्टोर कर सके, चोरी ना हो जाए इसलिए ऑब्वियसली। Then after in 19th century, early of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist. 19th century में ये सारे documents जो भी लिखे गए थे, उनको एक कैलीग्राफिस्ट, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होती थी, उनसे रिकॉर्ड की कॉपी बनवाई गई थी। Later, with the spread of the printing, multiple copies were of these records were printed.
जैसे ही प्रिंटिंग मशीन्स आई, प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हुआ, उस टाइम पे ये सारे रिकॉर्ड्स की जेरोक्स कॉपी भी बनवाई गई थी। नेक्स्ट, सर्वे बिकेम इम्पॉर्टेंट। सर्वे यानी कि हर एक चीज का इन्वेस्टिगेट करना, तो ये चीज को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई थी। The Britisher believed that a country had to be properly known before it could be effectively administrated. उनका ये मानना था कि एक जो भी कंट्री है उसको पहले हम जाने, कुछ भी उसके ऊपर डिसीजन लेने से पहले, उसके ऊपर एक रिव्यू डालने से पहले हम प्रॉपरली चेक करें कि वो कंट्री में है क्या, वो कंट्री में लोग कैसे रहते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही हम कोई एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। In the village, revenue survey were conducted to know the topography, the soil quality, the flora, fauna, the local histories and the cropping pattern. विलेज का भी सर्वे किया था, क्यों? बिकॉज उन लोगों को ये जानना था कि विलेज जो है व्हाट काइंड ऑफ लैंड इट हैज। टोपोग्राफी मतलब कि लैंड, वहाँ की सॉइल क्वालिटी क्या है। सॉइल क्वालिटी के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि कौन से सॉइल में हम किस टाइप का क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। फ्लोरा फोना मतलब कि कौन से एनिमल्स रहते हैं, कौन से टाइप की वेजिटेशंस ग्रो होती है वहाँ पे। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मतलब कि क्रॉप्स किस तरीके से ग्रो किए जाते हैं। सो एवरीथिंग वाज स्टडीड इन अ डिटेल। सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। हर 10 साल बाद सेंसस ऑपरेशन भी किया जाता था, मतलब कि पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है वो भी की जाती थी। इससे फायदा क्या होता था कि भाई हर 10 साल बाद एक प्रोबेबली नंबर आता है कि भाई ये एरिया में टोटल कितनी मेल्स है, कितने फीमेल्स है, देन आफ्टर कौन से टाइप के रिलीजन रहते हैं यहाँ पे, कास्ट क्या है, ये सारी उन लोगों का काम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो दैट वाज नोन बाय द सेंसस ऑपरेशन विच वाज हेल्ड एट एवरी 10 years। नॉट ओनली दैट, बट वो लोग बोटानिकल सर्वे भी करते थे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, देन आफ्टर एंथ्रोपोलॉजिकल सर्विस, ये सारे किए जाते थे सो दैट दे कैन नो अबाउट एवरीथिंग। जूलॉजिकल मतलब वी ऑल नो दैट एनिमल्स के रिलेटेड जो सर्वे होती है वो। आर्कियोलॉजिकल मीन्स ओल्ड फैक्ट्स, जो ओल्ड फैक्ट होते हैं उन पे सर्वे करना। देन आफ्टर एंथ्रोपोलॉजिकल अबाउट ह्यूमंस, हमें ह्यूमंस का पता चलता है उनका बिहेवियर क्या था, लाइफस्टाइल क्या थी। Forest survey were also held. So this is how the survey became the most important thing. Next is what official record do not tell। मतलब कि ये सारी चीज़ों का उन्होंने जो भी सर्वे किया है वो एक बुक में मेंशन तो कर दिया, उन्होंने जो देखा वो सारी चीज़ों का मेंशन किया, बट क्या ये पॉसिबल था कि वो हर एक मिनट में जो चीज़ें होती है, पीपल की जो लाइफस्टाइल होती है वो भी मेंशन कर पाए? नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट वाज द थिंग कि भाई हमें कैसे पता चला कि सर्वे के अलावा भी जो पीपल, जो लोग रहते थे उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, जो चीज़ बुक में या तो कहीं पे भी म्यूजियम में, आर्काइव्स में मेंशन नहीं की है, तो वो सारी चीज़ों का हमें कैसे पता चला। ऑल द रिकॉर्ड्स डू नॉट always help us to understand what other people in the country felt and what they lay behind their actions। ये जो भी सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे उसमें से हमें कभी नहीं पता चलता कि जो कंट्री में पुअर पीपल रहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो क्या फील करते थे उस टाइम पे। तो हमें कैसे पता चला ये सारे लोगों के बारे में? We got to know about these people by the diaries of the people, account of pilgrims and travelers, autobiography of important personalities। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है। पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्रा पे जाते हैं वो लोग, ट्रैवलर्स, ये जो पर्सनालिटीज़ थी, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में वो सारी चीज़ें मेंशन करते थे। इवन पीपल जो थे वो भी एक अपने अपने पर्सनल डायरीज लिखते थे जिनमें अपनी सारी फीलिंग्स, उनके साथ क्या होता है, कितने अत्याचार होते हैं, वो सब कुछ मेंशन किया था। तो वो सारी चीज़ें रीड करने से हमें पता चली। नॉट ओनली दैट, बट पॉपुलर बुकलेट वर सोल्ड इन लोकल बाजार। जो भी उस टाइम पे पॉपुलर बुकलेट्स हुआ करती थी वो लोकल बाजार में सेल किए थे, ताकि पीपल जो है वो रीड करे और उन्हें पता चले कि भाई ये सारी चीज़ें भी होती है जो मेंशन कहीं पे भी नहीं की है। देन आफ्टर ऑल्सो द डिबेट्स वर हेल्ड। पोएट्स जो थे वो भी अपनी फीलिंग्स एक पोएम के थ्रू, मतलब कि पोएम के थ्रू जो है
वो एक्सप्रेस करते थे। नॉवेलिस्ट, ये सारे लोग ने एक एक अपनी अपनी बायोग्राफी लिखी थी, so that we can come to know what were the feelings of these people. Overall, all these sources were produced by literate. चलो, अभी ये सब तो हमें पता चल गया, क्यों? बिकॉज इन लोगों ने लिखा है। कौन लिखते? ऑब्वियसली जो लिटरेट पीपल है वो। तो इनका तो हमें पता चल गया, बट व्हाट अबाउट इलिटरेट पीपल जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते? वो कहाँ पे जाएगी अपने एक्सप्रेस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए? उनको तो नहीं लिखना आता। वो तो कोई ऑटोबायोग्राफी लिखने नहीं वाले, या तो कोई भी अपनी पर्सनल डायरीज नहीं लिख रहे। सो स्टिल इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड how history was experienced and lived by the tribal and the peasants, the worker in the mines or the poor on the streets. Got it? तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये जानने में कि ये सारे जो भी पुअर पीपल है, वर्कर्स है जो माइन में काम करते थे, मजदूर जो है, इनके क्या फीलिंग्स है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये क्या खाते थे, इनके ऊपर कितने वायलेंस होते थे, ये सारी चीज़ें अभी भी हमारे लिए बहुत टफ है, हार्ड है जानने के लिए। So here we got to know that what official records do not tell. This chapter is very important and also very interesting, right? Because it was based on dates. So here we are ending our chapter. I hope that you all understood it clearly. Thank you for watching my video.